नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बिहार में टॉपर्स देना। जी हाँ दोस्तों, चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे आप, आपको है जिसका इंतजार, आपके जीवन में भी आए बहार और आपको मुबारक हो टॉपर बनने का उपहार। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में आपको मिलेगा साइंस का एटम बम क्वेश्चन और उसका आंसर, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन ही आपको इस 2022 के बोर्ड परीक्षा में आएंगे और आपको टॉपर बनाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए, शुरू से अंत तक अवश्य देखें भी दोस्तों, और साथ ही साथ सारे के सारे वीडियो में आपको मोटिवेशनल शायरी का तर्का भी मिलेगा। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं मोस्ट वीवीआई एटम बम क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके बीच, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चालक का प्रतिरोध जानने के लिए हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, R बराबर रो एल बटे ए। यहाँ पर R जो होता है चालक का प्रतिरोध होता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, L इसकी लंबाई होती है चालक की, और A इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उसका काट होता है। जो तार होता है, वो वायर जो होता है उसका क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये काट होता है क्षेत्रफल, उसको ए के कहते हैं। तो ये इस फार्मूला को यदि आप याद रखते हैं, आर बराबर रो एल बटे ए, ये रो एक ग्रीक लेटर है, तो आप इस चीज को याद कर सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुकर्ष काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तार की प्रकृति पर और चालक के ताप पर। तो उसका प्रतिरोध है विशिष्ट प्रतिरोध और लंबाई के समानुपाती होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। तो जरूर कमेंट करके लिखेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। कहीं भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करने में बेहद बिल्कुल नहीं हिचके। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपके सामने अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री से ये प्रश्न आ चुका है, एक उदाहरण दे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 2022 के बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से यह प्रश्न आएगा। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म या क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अम्ल किसी भस्म और क्षार से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है, HCl ये अम्ल है और NaOH क्षार है, और दोनों प्रतिक्रिया करके क्या बना रहा है, NaCl और जल। जी हाँ दोस्तों, HCl प्लस NaOH टेंड्स टू NaCl प्लस H2O। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अम्ल क्षार को और क्षार अम्ल को दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर लेते हैं और रिजल्ट में क्या मिलता है, लवण और जल मिलता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर अम्लराज H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को लिया गया है और उसके साथ यहाँ पर KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, K2SO4 पोटासियम सल्फेट, ये लवण होता है दोस्तों, और जल। तो जब भी उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया होगी वहां पर लवण और जल बनेगा। अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। और ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, जस्ता के दो अयस्कों के नाम लिखे। जी हाँ दोस्तों, अयस्क उसको हम लोग कहते हैं जिससे आसानी से और कम कीमत पर धातु की प्राप्ति की जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अयस्क कहते हैं। तो जस्ता के कौन कौन से अयस्क हैं, जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक सल्फाइड भी बोल सकते हैं, केलेमाइन ZnCO3, ये कार्बोनेट अयस्क हुआ जिसको जिंक कार्बोनेट हम लोग बोल सकते हैं, और जिंकाइट ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। ये तीन जिंक के अयस्क हुए, इन्हें याद कर ले आप, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एम्पियर की परिभाषा दें। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी विद्युत परिपथ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता 1 एम्पियर होती है। एम्पियर को हम लोग I से डिनोट करते हैं, I बराबर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी तार में 1 सेकंड में 1 कूलाम की धारा प्रवाहित हो रही है 1 सेकंड में, तो वो कितने के बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, एम्पियर को मानक रूप से भी परिभाषित किया गया है कि निर्वात में यदि हम 2 चालक
तारों के बीच जिसकी दूरी 1 मीटर हो उसके बीच 6 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल यदि हम लोग आरोपित करना चाहें तो उसके लिए जितनी धारा प्रवाहित की जाएगी वो धारा का मान क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाएगा। ये 10th लेवल से ऊपर का परिभाषा है जो ये स्टैंडर्ड परिभाषा है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, क्योंकि एम्पियर हमारा एक बेसिक मात्रक है जो 7 आधारी मात्रक लिया गया है, उसमें से एक एम्पियर भी है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आज का काफी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी से प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसकी रासायनिक समीकरण को भी लिखे। जी हाँ दोस्तों, जब कोई हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने क्लोरोफिल युक्त हरी पत्तियों में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में अपना भोजन बनाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं CO2 + H2O, यहाँ पर तीर का निशान, इसके ऊपर में क्लोरोफिल होगा और यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट। तीर पर क्या होगा दोस्तों, क्लोरोफिल CHL और सनलाइट SL, और इसके बाद क्या बनता है, ग्लूकोज, ये क्या बनता है, और O2। यहाँ पर यदि आप 12 H2O लेंगे तो यहाँ पर 6 H2O बाहर निकल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हरे पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2, जमीन से जल लेकर अपने क्लोरोफिल युक्त हरी पत्तियों में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में या स्टार्च के रूप में, स्टार्च क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है, अपना भोजन बनाती है, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसीलिए हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, स्वपोषी, और प्राणवायु ऑक्सीजन भी निकलती है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण एटम बम क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा क्या है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इसके SI मात्रक को लिखे। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं दोस्तों, I से दर्शाया जाता है। और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, I बराबर C/T, मतलब 1 कूलाम आवेश यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो वो विद्युत धारा होती है। और Q/T, तो Q क्या होता है, Q बराबर होता है NE, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में या इकाई समय में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होता है वो क्या कहलाता है, Q होता है। और Q/T क्या होता है, I होता है, I बराबर Q/T, यानी कि एम्पियर बराबर आवेश बटे समय, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। द करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाएं। जी हाँ दोस्तों, धातु के साथ जब अम्ल की प्रक्रिया होती है तो हम लोग जानते हैं तनु अम्ल के साथ धातु प्रतिक्रिया करके क्या करता है, ये अम्ल कैसा होना चाहिए दोस्तों, तनु होना चाहिए, जिसमें जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। वो हाइड्रोजन गैस को निकालता है। क्या चीज को निकालता है, हाइड्रोजन गैस। इसको ऊपर तीर का निशान हम लोग दे देंगे, ये हल्की गैस है। जिंक + H2SO4 टेंड्स टू ZnSO4 + H2, 2Na + 2HCl टेंड्स टू 2NaCl + H2। कहने का तात्पर्य है कि जब भी किसी तनु अम्ल के साथ धातु की प्रतिक्रिया होगी तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है, जब उसके पास हम लोग जलती हुई तीली को लेकर के आएंगे हाइड्रोजन गैस के पास तो वो फटफट की ध्वनि या पोट ध्वनि के साथ जलने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न, वोल्ट की परिभाषा दें। यदि किसी धारावाही चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच एक विभवांतर 1 वोल्ट होता है। इसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर एक धन आवेश है, प्लस चार्ज है, और इसको यहाँ पर लाने में जो भी कार्य हमको करना पड़ेगा वो कार्य क्या कहलाएगा। मान लीजिए ये P बिंदु, इसका ये आवेशीय क्षेत्र है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे, एक विभवांतर कहेंगे। V बराबर W बराबर VQ होता है, V बराबर W/Q, W कार्य होता है और Q क्या होता है दोस्तों, आवेश होता है। V बराबर W/Q, तो W क्या होता है, कार्य होता है, और Q क्या होता है, आवेश होता है दोस्तों। V बराबर W/Q, वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम्ब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, निकट दृष्टि दोष क्या है। फिजिक्स से आ गया है दोस्तों हमारे बीच एटम बम क्वेश्चन, ये परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा।
तो निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें मानव नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि जिस तरह का दोष रहेगा वो उसी चीज को कहेगा। निकट दृष्टि दोष में हम लोग निकट की वस्तु को साफ साफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष का जो नाम पड़ा है यहाँ पर, जब रेटिना पर जो कटने वाला होता है वो रेटिना से आगे कट जाता है, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष रखा गया है। देखने पर नहीं है इसका, इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? उल्टा है। यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान देंगे कि वह व्यक्ति जो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। दूर कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका नाम किस चीज पर पड़ा है? ये जो रेटिना पर कटना चाहिए था किरण को, जो आ रही है 25 सेंटीमीटर से, वो रेटिना के कहाँ होता है? आगे ही कट जाती है। कारण क्या होता है? तो ये नेत्रगोलक लंबा हो जाता है, अर्थात रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, या इसकी फोकस दूरी इस लेंस की कम हो जाती है, जिस कारण से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। और इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस नेत्र के आगे में हम लोग क्या लगा देते हैं? एक अवतल लेंस लगा देते हैं। ये अवतल लेंस क्या करता है? ये आने वाले किरण को ऐसे फैला देता है, जिससे ये किरण कहाँ कट जाती है? फिर वो रेटिना पर कट जाती है। इस तरह से निकट दृष्टि दोष का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग कर उसका उपचार करते हैं दोस्तों। तो अब अंतिम प्रश्न आपके बीच आ गया है दोस्तों, 10वां प्रश्न। इसी प्रकार 10-10 प्रश्न के सेट को लेकर आएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, एटम बम क्वेश्चन होगा साइंस का, जो कि परीक्षा में आना ही आना है दोस्तों। तो लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया जो है एक अवांछनीय अभिक्रिया है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं हम लोग? आर्द्ररोधी यानी कि मॉइस्चर प्रूफ, वाटर प्रूफ डब्बे में बंद करके रखते हैं, ताकि उसमें पानी न घुस जाए। पानी घुसने के बाद वो क्या चीज में बदल जाएगा दोस्तों? वो जिप्सम में बदल जाएगा, वो जम जाएगा। वो क्या चीज में बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं, इसीलिए प्लास्टर यहाँ पर और एक प्रश्न निकल रहा है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी डब्बे में क्यों रखा जाता है, आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, आर्द्ररोधी पात्र में क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस वायुमंडल के नमी को सोखकर, पानी को सोखकर जिप्सम में बदल जाती है। इस अवांछित प्रतिक्रिया से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। और ये अवांछित प्रतिक्रिया क्या है? तो ये देख रहे हैं, CaSO4 होल 2 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इससे जब 3 अणु जल मिलता है तो 2 CaSO4 2 H2O बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जिप्सम बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल की अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? जिप्सम। और इससे बचने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं? एक आर्द्ररोधी डब्बे में, यानी एयर टाइट डब्बे में रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव पर, और आपको अब मैं बताता हूं एक मोटिवेशनल शायरी। जी हाँ दोस्तों, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, और आपके पास चलकर आपका रिजल्ट भी आएगा। टॉपर भी बनिएगा दोस्तों, टॉपर भी बनिएगा छात्रों, और टॉपर बनने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए और अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।